हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजी का सेल अडेप्टेशन टॉपिक। तो आइए देखते हैं कि सेलुलर अडेप्टेशन होता क्या है। तो अपनी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की सेल इंजरी हुई है या फिर सेल डैमेज हुई है या फिर बाहर से कोई एंटीजन आया है, यानी कि बॉडी में इंटरनली कुछ चेंजेज आए हैं। वो चेंजेस पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो सेल है उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए क्या करती है, रेस्पॉन्स करती है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर अडेप्टेशन। तो देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन। सेलुलर अडेप्टेशन रेफर्स टू चेंजेस मेड बाय अ सेल। तो सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है कि सेल के द्वारा किया गया चेंजेस, जो सेल है उसकी जो अपनी जो स्टेज है उसके अंदर वो क्या करती है, चेंजेस करती है। किसके अकॉर्डिंग करती है वो चेंजेस? इन रेस्पॉन्स टू एडवर्स एनवायरमेंट चेंज। बॉडी में किसी प्रकार का चेंजेस हुआ, उस एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, अपनी शेप साइज इनके अंदर वो क्या करती है, चेंज करती है, ताकि वो जो सेल की जो फुलफिलमेंट कर सके, जो सेल की जो फिजियोलॉजी है उसको क्या कर सके, वो कंप्लीट कर सके, अपने फंक्शन को प्रॉपर कर सके। तो इसके अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है, अपनी जो शेप साइज है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, उसमें चेंज करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर अडेप्टेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो एनवायरमेंटल चेंजेज होगा बॉडी के अंदर, ये दो टाइप का हो सकता है। द अडेप्टेशन में भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जो चेंजेस होने वाला है बॉडी के अंदर, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, जो कि कैसा होता है, नॉर्मल होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि मान लो एक लेडी है, नॉर्मल स्टेज के अंदर जो उसका जो अपना यूट्रस होता है वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके यूट्रस की जो साइज है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यूट्रस की जब साइज बढ़ेगी तो एनवायरमेंटल चेंजेज आया तो सेल को भी क्या करना पड़ेगा, साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो ये चेंजेस तो हुआ, लेकिन अपनी बॉडी के लिए ये क्या है, नॉर्मल है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ये जो एनवायरमेंटल है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है या फिर पैथोलॉजिकल। बाहर से मान लो किसी प्रकार की डिजीज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग अगर सेल में चेंजेस आ रहे हैं तो वो कौन सा कहलाएगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस कहलाएगा। तो जो एनवायरमेंटल है वो दो टाइप का हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी और पैथोलॉजिकल भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स के बारे में कि सेलुलर एडेप्टेशन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला है अपना एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है, इसके अंदर जो सेल है उसकी साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि एट्रोफी क्या होता है कि सेल की साइज में क्या होना, कमी हो जाना। दूसरा आ रहा है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी मीन्स क्या होता है कि सेल की साइज बढ़ जाए, चेंजेज हुआ, चेंजेस के कारण अगर सेल की साइज कम हो गई तो एट्रोफी हो गया, अगर सेल की साइज बढ़ गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरट्रोफी बोलेंगे। थर्ड आ रहा है अपना हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया के अंदर क्या होता है कि जो सेल है उसकी साइज नहीं बढ़ रही, सेल की काउंट बढ़ गई, यानी सेल जो 5 थी वहां पे कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी सेल की अगर नंबर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया कहते हैं। थर्ड आता है मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया के अंदर क्या होता है कि जो सेल है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो जाती है। जैसे कि स्क्वायमस टिश्यू से किस में कन्वर्ट हो गई, कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो गई। तो जो सेल की जो टाइप्स अगर उनमें कन्वर्ट हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेशिया कहते हैं। और नेक्स्ट आता है डिस्प्लेशिया, जिसके अंदर जो सेल है वो फंक्शन करना क्या कर देती है, बंद कर देती है, डिफिकल्टी होती है उसको अपने फंक्शन करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेशिया। तो चलिए हम इन एक एक टाइप को डिटेल में पढ़ने की आगे देखते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला अपना आता है एट्रोफी। एट्रोफी मीन्स क्या होता है, एब्सेंस। एट्रोफी मीन्स ए मीन्स क्या अपना, एब्सेंस। तो एब्सेंस क्या होगा, इसमें साइज होगी, यानी जो सेल की जो नॉर्मल साइज है उस साइज से उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, एट्रोफी इज ए डिक्रीजिंग द साइज ऑफ सेल। एट्रोफी मीन्स क्या होता है कि सेल की जो साइज है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, मान लो नॉर्मल सेल की साइज इतनी थी, अब वो क्या हुआ, कुछ ऐसे कुछ एनवायरमेंटल चेंजेज आए कि जो सेल की जो साइज है उस चेंजेस के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को एडप्ट किया, तो उसकी जो साइज है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, उसकी साइज क्या हो गई, कम हो गई। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एट्रोफी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, इसी की दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। श्रिंकेज इन द साइज ऑफ सेल। जो सेल की जो साइज है वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई। श्रिंक यानी कि उन्हें सिकुड़ जाना। तो सेल की जो नॉर्मल साइज थी उस साइज से वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई वो। ठीक है, बाय द लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस इज नोन एज एट्रोफी। अब जब इतनी बड़ी सेल थी, सेल की साइज छोटी होगी, इतनी हो गई, तो ये सेल की साइज कम क्यों हुई,
तो कुछ ना कुछ तो इसमें से कम हुआ होगा। तो जो सेल के अंदर जितने भी सेल्स के सबस्टांस है, सेल सबस्टांस है, ये सेल सबस्टांस इससे बाहर निकल गए, इस वजह से जो है क्या हो गई, सेल की साइज कम हो गई। तो सेल की साइज का श्रिंकेज होना किसकी वजह से श्रिंकेज होना, कि सेल के जो सबस्टांस है वो उससे एलिमिनेट हो गए, सेल ने अपने सबस्टांस को लॉस कर दिया, जिसकी वजह से जो साइज है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम एट्रोपी कहते हैं। अब बात आती है कोजेज, कि सेल की साइज कम तो हो रही है, उसे हमने बोला एट्रोपी, लेकिन ये कम हो क्यों रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो कोज क्या हो सकते हैं, पहला आ रहा है डिक्रीज वर्कलोड। अगर मान लो किसी सेल है नॉर्मल में अपना प्रॉपर फंक्शन कर रही है, अगर उसका जो फंक्शन है वो कम है या सेल का वर्कलोड क्या हो जाए, कम हो जाए, उससे कम काम करना पड़े, तो ऑटोमेटिक जो है सेल की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो पहला कोज है वो है डिक्रीज वर्कलोड, यानी सेल का काम क्या करने लगेगी, कम काम करने लगेगी, तो वो जो है क्या हो जाएगी, उसकी साइज कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। अब हम सब जानते हैं कि सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब उसको एनर्जी जो देता है वो किसकी वजह से मिलती है, ऑक्सीजन की वजह से मिलती है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो किस में घुल के जाती है, अपने ब्लड में जाती है। अगर प्रॉपर सेल के पास ब्लड सप्लाई नहीं होगी, डिमिनिशन मतलब होता है कम सप्लाई होना, तो प्रॉपर अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो प्रॉपर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो अगर सेल को पूरी तरह से यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो भी उसकी जो साइज है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। अब जो एनर्जी है, ग्लूकोज जो है वो टूटेगा, ठीक है, उसका जो क्या होगा, विखंडन होगा, वो टूटेगा, जब जाके उसको एनर्जी मिलेगी, एटीपी बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो अगर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भी जो है सेल की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। हम सब जानते हैं कि अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम करता है। अब प्रॉपर जो हर सेल्स को जो स्टिमुलेट करने का काम करते हैं वो हार्मोन्स करते हैं, लेकिन अगर एंडोक्राइन स्टिमुलेशन ना हो सेल को तो वो क्या कर देंगे, अपनी जो साइज है उसमें क्या आ जाएगी, उनमें कमी आ जाएगी। प्रॉपर स्टिमुलेट नहीं होंगे तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। अब जो उनका वर्कलोड ही कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है उनकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो सेल की जो साइज है वो भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये थे अपने कोजेज ऑफ एट्रोपी, यानी कि एट्रोपी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी टिश्यू एंड ऑर्गन्स की, यानी कि कौन से ऐसे सेल्स या ऑर्गन्स हैं जहाँ पे एट्रोपी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उनके अंदर एट्रोपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स, अपने जो हार्ट में मसल्स पाई जाती है उनमें जो है एट्रोपी होने के चांसेस ज़्यादा है। सेकेंड है, थर्ड अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि अपने गोनाड्स ऑर्गन को छोड़ के जितने भी सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के अंदर, वो दोनों के अंदर जो है एट्रोपी होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन आता है अपना ब्रिस्ट, जो फीमेल्स के जो ब्रिस्ट है उनके अंदर जो है एट्रोपी देखने के चांसेस ज़्यादा है। और नेक्स्ट आता है अपना ब्रेन, ब्रेन में भी एट्रोपी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तो था अपना एट्रोपी की डेफिनेशन, कोजेज और ससेप्टिबल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरट्रोफी, जो कि सेकंड टाइप अपना सेलुलर एडेप्टेशन का। तो हाइपरट्रोफी क्या होता है, हाइपरट्रोफी इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। मैंने आपको पहले बताया था कि हाइपरट्रोफी क्या है, कि जो सेल की जो नॉर्मल साइज है उसमें क्या हो जाना है, इंक्रीजमेंट हो जाना, जो सेल की साइज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिजल्टिंग इन इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। तो जैसे सेल की साइज बढ़ेगी तो सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो ऑटोमेटिक जो टिश्यू है उसकी जो है साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, तो ऑर्गन की साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हाइपरट्रोफी क्या है, इंक्रीजमेंट साइज ऑफ सेल, जिसकी वजह से टिश्यू और ऑर्गन दोनों की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपना इसके आगे विदाउट एनी चेंजेस इन द नंबर्स ऑफ सेल। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हाइपरट्रोफी में सिर्फ सेल की साइज बढ़ती है, जिसकी वजह से टिश्यू और ऑर्गन इनलार्जमेंट होते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ते नहीं है, यानी सेल वही रहेगी, सिर्फ साइज बढ़ेगी, नंबर्स नहीं बढ़ेंगे सेल्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोजेज की हाइपरट्रोफी होती क्यों है। तो सबसे पहला ही कोज आता है इंक्रीज फंक्शनल डिमांड। अगर किसी सेल की या टिश्यू की अगर फंक्शनल डिमांड बढ़ गई तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा,
उस फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, जब वो ज़्यादा काम करेगा तो ऑटोमेटिक जो है उसकी जो है साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आता है अपनी जो थायराइड ग्लैंड है। जब T3 और T4 हार्मोन की इनसफिशिएंसी हो जाती है तो वो जो अपनी थायराइड ग्लैंड है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए ज़्यादा वर्क करती है, जिसकी वजह से जो है अपनी थायराइड ग्लैंड की हो जाती है उसका आकार जो साइज है वो बढ़ जाता है। इसे हम गॉइटर डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो पहला कोज है इंक्रीज फंक्शनल डिमांड। अगर फंक्शनल डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सेल की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हार्मोन स्टिमुलेशन। अगर किसी हार्मोन की वजह से सेल को स्टिमुलेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट किया जाता है फंक्शन ज़्यादा करने के लिए, तो ऑटोमेटिक जो है सेल की साइज में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो दो मेन रीजन है हाइपरट्रोफी के। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हाइपरट्रोफी है वो दो टाइप की हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। मैंने पहले बताया आपको कि फिजियोलॉजिकल अपनी नॉर्मल स्टेज होती है, जबकि पैथोलॉजिकल अपनी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी कि अपनी बॉडी के लिए ही जो है हाइपरट्रोफी क्यों हो रही है। पहला ही है इनलार्जमेंट साइज ऑफ द यूट्रस इन प्रेगनेंसी। जैसे जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होगी तो प्रेग्नेंट होते ही जो यूट्रस की साइज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, साइज बढ़ रही है तो वो क्या है, एक प्रकार की हाइपरट्रोफी है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी कहेंगे। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होगी, कोई डिजीज होगी, डिजीज की वजह से क्या देखने को मिल रही है, हमें हाइपरट्रोफी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर भी जो है हाइपरट्रोफी हो जाती है जब सेल्स की जो मान लो ये क्या है, अपनी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। अभी जो इस ब्लड वेसल्स को बनाने वाली जो सेल्स है, अगर उनके अंदर हाइपरट्रोफी हो गई, उनकी साइज बढ़ गई, तो ऑटोमेटिक जो ब्लड वेसल्स है इसका जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या कोज होगा, अपना हाइपर टेंशन कोज होगा। तो हाइपरट्रोफी की वजह से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन कोज हो सकता है। नेक्स्ट आता है एरोटिक वाल्व डिजीज। एरोटिक वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, अपने लेफ्ट ये अपना क्या है, हार्ट है, ये अपना राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो है एरोटिक वाल्व पाए जाते हैं जो कि सप्लाई करते हैं किसको, एरोटा को, फिर एरोटा पूरी बॉडी में पहुंचाती है। तो अगर इस एरोटिक वाल्व की जो सेल्स है उनमें इनलार्जमेंट हो जाए, हाइपरट्रोफी हो जाए, तो कौन सी डिजीज कोज होगी, एरोटिक वाल्व डिजीज कोज होगी। नेक्स्ट आता है माइट्रल इनसफिशिएंसी। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं माइट्रल वाल्व। तो इन माइट्रल वाल्व में अगर हाइपरट्रोफी हो गई तो जो ब्लड है वो बैक फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से डिजीज कोज होगी माइट्रल इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है अपना कार्डियक एक्सटेजिया। इसके अंदर क्या होता है कि अपना जो हार्ट है, हार्ट की जो सेल्स है वो हाइपरट्रोफी होगी, उनकी साइज बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो अपना पाइप है, ठीक है, अपनी जो इसोफेगस है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, और जो फूड है वो स्टमक तक क्या नहीं हो पाएगा, पास आउट नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक एक्सटेजिया। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स। इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर अपनी जो इंटेस्टाइन की जो सेल्स है अगर उनकी इंक्रीजमेंट हो गई, साइज अगर बढ़ गई, तो जो इंटेस्टाइन का जो जितना भी कंटेंट है वो आगे की तरफ बाउल मूवमेंट नहीं हो पाएगा और डिजीज कोज हो जाएगी इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स। तो ये है अपना हाइपरट्रोफी। इसमें डेफिनेशन, इसके कोजेज और फिजियोलॉजिकल नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन दोनों इसकी देखने को मिली है। तो अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीजमेंट नंबर ऑफ सेल, यानी जो सेल्स के नंबर है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरप्लेशिया इज एन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन द ऑर्गन, यानी कि किसी भी ऑर्गन की जो सेल्स है उनमें क्या हो जाएगा, जो सेल्स के नंबर है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही सेल के नंबर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। और टिश्यू दैट आर अपियर अंडर माइक्रोस्कोप, ऑर्गन और टिश्यू के अंदर सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे, जिसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। यही कंडीशन किस में होती है, अपने कैंसर में होती है। कैंसर में क्या होता है कि जो सेल्स का जो इंक्रीजमेंट होता है, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर कोज होता है। तो ये जो है हाइपरप्लेशिया जो है ये भी क्या है, नंबर ऑफ सेल में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइपरप्लेशिया हो रहा है तो कैंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी ये लाइन यही कह रही है कि दे आर नॉट कैंसर सेल, यानी कि हाइपरप्लेशिया देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सारी सेल्स है वो कैसी है, कैंसर सेल है, लेकिन ये कैंसर सेल भी हो सकती है। यानी कैंसर की कंडीशन होती है उस समय भी हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी हमें हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कोजेज के बारे में कि हाइपरप्लेसिया हो क्यों रहा है। तो पहला आ रहा है इंक्लूडिंग प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस टू कंपनसेट ऑफ स्किन लॉस। अगर मान लो स्किन लॉस हो चुकी है, ठीक है, तो जो अपनी जो एपिडर्मिस लेयर है, ये एपिडर्मिस लेयर क्या करेगी, जो एपिडर्मिस लेयर की जो बेसल लेयर है वो क्या करेगी, सेल्स के नंबर बढ़ाएगी ताकि जो स्किन लॉस हुआ है उसको वो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो इसके वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन हम देख सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अगर कोई पेशेंट लंबे समय तक उसके अंदर इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो रही है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में भी हमें कौन सा देखने को मिल सकता है, हाइपरप्लेसिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हार्मोनल डिसफंक्शन। अगर हार्मोन प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो सेल के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन है सेल्स का वो हट जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है। तो ये हो गया अपना थर्ड टाइप। अब फोर्थ आता है अपना मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया के अंदर क्या होता है कि एक जो सेल का टाइप है वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे सेल के टाइप में किसी ना किसी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। मेटाप्लेसिया इज द रिवर्सिबल चेंज। पहली बात तो ये कौन सा चेंजेज है, रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि एक बार एक सेल से दूसरे सेल में टाइप में चेंज हो गया तो वापस नहीं हो सकती है। एक सेल से दूसरे सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वापस से दूसरी से वो पहले वाली में कन्वर्ट हो सकती है। तो कौन सा चेंजेज है, ये रिवर्सिबल है। तो मेटाप्लेसिया इज द रिवर्सिबल चेंज इन विच वन एडल्ट सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप। इसके अंदर क्या होता है, जो एक एडल्ट सेल है वो जो फर्स्ट टाइप है वो सेकेंड एडल्ट सेल के टाइप में वो कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोजेज की, ये हो क्यों रहा है। When cell are faced with physiological and pathological stress, यानी कि जब सेल्स के पास में किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है, सेल इंजरी होती है, सेल डैमेज होता है, या फिर एक फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, तो उसके कारण जो सेल है वो क्या होती है, एक टाइप से दूसरे टाइप में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब सेल पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस फेस करती है, दे रेस्पॉन्ड बाय एडेप्टिंग इन सेवरल वे। तो वो क्या करती है, बहुत अलग अलग प्रकार से, सेवरल टाइप से वो क्या करती है, रेस्पॉन्स करती है। तो उन्हीं सब टाइप में से अपना जो है सेलुलर एडेप्टेशन में मेटाप्लेसिया भी उन्हीं में से एक क्या है, मैकेनिज्म होती है। अब इसके बात करें हम एग्जाम्पल की, तो कौन कौन से एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एयरवे टिश्यू, जो अपनी एयरवे ट्रैक्ट है उसके जो टिश्यूज है उनके अंदर हमें मेटाप्लेसिया देखने को मिलता है। जिसके अंदर जैसे आप सिगरेट पियोगे, ये क्या है, अपना सिगरेट क्या है, स्टिमुलस है। मैंने बताया ना कि किसी स्टिमुलस की वजह से ही जो है एनवायरमेंटल चेंजेज होगा। तो स्टिमुलस क्या है, सिगरेट है। जैसे आपने सिगरेट कंज्यूम किया है तो जैसे ही सिगरेट का स्मोक जाएगा अपने एयरवे ट्रैक के अंदर जाएगा, तो जो कोलुमिना जो सेल्स है, जो एपिथेलियम टिश्यू की है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, स्क्वाइमस टिश्यू के अंदर। दोनों एपिथेलियम टिश्यू के टाइप है, लेकिन जो कोलुमिनार जो सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, स्क्वाइमस टिश्यू के अंदर। ये हुआ किसकी वजह से, ये हमने क्या किया है, सिगरेट कंज्यूम किया है। तो इस स्ट्रेस की वजह से जो है सेल ने अपने आप को एडप्ट किया है, एक टाइप से दूसरे टाइप में वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो यही कंडीशन अपनी क्या है, मेटाप्लेसिया। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर जो भी कौन सा है, अपना एपिथेलियम टिश्यू में ही है। एपिथेलियम टिश्यू का कौन सा टाइप है, ट्रांजिशनल टिश्यू। तो ये जो ट्रांजिशनल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्क्वाइमस में। कब स्टिमुलस क्या रहेगा, ब्लैडर स्टोन। अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया है, जिसको हम सामान्य भाषा में पथरी कह सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो ट्रांजिशनल जो टिश्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड अगर एग्जांपल देखें इसोफेगस के अंदर, तो जैसे ही GERD डिजीज होगी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होती है, इस कंडीशन के अंदर जो स्क्वाइमस टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कोलुमनार टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस देखते हैं मेटाप्लेसिया क्या है कि एक एडल्ट सेल टाइप से दूसरे एडल्ट सेल टाइप में रिवर्सिबल चेंजेज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसिया के बारे में, जो कि अपना सेलुलर एडेप्टेशन का 5वां टाइप है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसिया वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिस एंड प्लेसिया। डिस मीन्स क्या होता है, डिफिकल्टी, और प्लेसिया मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। यानी कि किसी भी सेल के फॉर्मेशन में अगर डिफिकल्टी आ रही है, उनके मैच्योरेशन में अगर डिफिकल्टी आ रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस
डिस्प्लेसिया कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू एन एबनॉर्मलिटी इन मैच्योरेशन ऑफ सेल विद इन ए टिश्यू, यानी टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं अगर उनको मैच्योर होने में डिफिकल्टीज हो रही है तो वो कंडीशन कहलाएगी अपना डिस्प्लेसिया कहलाएगी। तो आज हमने पढ़ा सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में, इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और सभी टाइप के कोजेज के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।